तो नहीं लग रही है, लग रही सर्दी। कितने सवाल सही है मस्तराम तेरे हैं? सुखदेव थापर, ये जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु है ना, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद जो थे वो तो मध्य प्रदेश से थे ना, और राजगुरु महाराष्ट्र से थे। राजगुरु कहाँ से थे? महाराष्ट्र से थे। और सुखदेव थापर तो इनका जन्म हुआ 15 मई 1907 को। पंजाब का जो लुधियाना जिला है ना, इसमें एक गांव है नौघरा गांव। सबसे पहला सवाल तो ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस एक का जन्म पंजाब में नहीं हुआ था। ठीक है ना। राजगुरु कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से हैं। अभी चंद्रशेखर आज़ाद और पढ़ेंगे इस कड़ी में, तब और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, भगवती चरण वोरा, ठीक है ना, भगवान दास सामोरा, महावीर सिंह, रोशन सिंह, इन सब के कारनामे जॉइंट रूप में है। ठीक है। तो सुखदेव थापर का जन्म 15 मई 1907 को लुधियाना के नौघरा गांव में हुआ। इनके पिताजी थे रामलाल थापर। क्या कौन थे? अब बहुत जल्द क्रांतिकारियों के सवाल आएंगे और उनमें आपसे कहेंगे कि क्रांतिकारियों को उनके जन्म स्थल से सुमेलित करो। क्रांतिकारियों को किससे सम्मिलित करो? अपन ने तो डायरेक्ट कारनामे पढ़ रखे हैं। और इनकी माता जी का नाम था रल्ली देई। माता का नाम क्या था? रल्ली देई। अपना पेपर कैसा हुआ? अपना कैसा हुआ? रिजल्ट बताएगा। कितने सही कर दिए 100 में से? कितने याद है अपने को डायरेक्ट? इस 60 सही है, 65 सही है, 15 सही है, 5 सही है। कितने डायरेक्ट भी तो आ रहे होंगे। दोनों अपने क्या स्थिति है? भवानी मालिक है। अपन तो बढ़िया ही घोड़े। पेपर था कैसा? ऐसे यूं गर्दन ठीक, मतलब पता ही नहीं चल रहा क्या था। फिर यही बात है। ये लोगों को कहना रहता है कि तुमने जो पढ़ाया था उसमें से आया, यहाँ कभी नहीं कहना ये पढ़ाया ये आया। पेपर फर्स्ट पढ़ेंगे तो आएगा ना। पेपर फर्स्ट पढ़ेंगे नहीं तो आएगा कैसे? सब्जेक्ट में इतनी माथा फोड़ी करते हैं, पेपर फर्स्ट में अगर उसकी आधी भी माथा फोड़ी कर लें तो 40 सवाल सही हो जाए। 40 सही होने का मतलब 300 नंबर का पेपर है पूरा। वैसे 100 मार्क्स को तो ये वैसे ही टप्पे पे जाते हैं। 200 में से चाहते हैं कि 250 नंबर आ जाए। कैसे आ जाएंगे? अपना कैसा हुआ बंदा?
तो आ जाएंगे 200 नंबर। पेपर फर्स्ट, सब्जेक्ट जोरदार है। तो जब सुखदेव थापर 3 वर्ष के थे ना, तो इनके पिताजी रामलाल थापर का निधन हो गया। 3 वर्ष की उम्र में ही पिताजी का निधन। तो इनके जो ताऊजी थे ना, बड़े पापा, वो रोलट एक्ट आंदोलन के रोलट एक्ट सत्याग्रह में भाग लिया, जेल चले गए। असहयोग आंदोलन में भाग लिया और जेल चले गए। यानी सुखदेव थापर का जो परिवार था वो भी क्रांतिकारी गतिविधियों से ही जुड़ा हुआ था। पिताजी तो जल्दी आयु में ही मर गए, लेकिन उनके जो चाचा जी थे वो राष्ट्रवादी गतिविधियों से जुड़े हुए थे और रोलट एक्ट सत्याग्रह में और असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल जा चुके थे। तो सुखदेव थापर को पारिवारिक पृष्ठभूमि ही देशभक्ति की मिली। अब फिर बच्चे को आगे पढ़ने के लिए कहाँ भेज दिया? आगे पढ़ने के लिए कहाँ चले गए? असहयोग आंदोलन के समय लाला लाजपत राय, और भाई परमानंद ने राष्ट्रीय शिक्षा देने के लिए लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी। अब जब लाहौर कॉलेज में पढ़ने चले गए तो यहाँ इनकी भेंट हो जाएगी किससे? भगत सिंह से। और शेष जीवन में भगत सिंह के सबसे बड़े सहयोगी साथी बनेंगे कौन? अब नेशनल कॉलेज लाहौर के जो एक अध्यापक थे, प्रोफेसर जयचंद्र विद्यालंकार, है ध्यान? प्रोफेसर कौन? तो भगत सिंह, सुखदेव और जयचंद्र विद्यालंकार, इन सब ने मिलकर क्या बनाया? तो देखिए, नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा का गठन सुखदेव ने, भगत सिंह ने और जयचंद्र विद्यालंकार ने किया। ठीक है ना? जब ये नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ रहे थे तो पढ़ाई के दौरान, क्योंकि बड़े पापा जो थे, बड़े ताऊ जी कांग्रेस की गतिविधियों से जुड़े हुए थे। लाहौर में जो सत्याग्रह लीग थी उसके सदस्य बन गए। कुछ समय तक किसमें शामिल हो गए? कांग्रेस की लाहौर सत्याग्रह लीग में शामिल हो गए। ठीक है ना? और धीरे धीरे इनका भी वो कांग्रेस को लेके इनका भी रुझान समाप्त हो गया। वो भी दिख गया कि कांग्रेसी तौर तरीकों से देश को आज़ादी नहीं मिल सकती है। तो फिर ये भगत सिंह के साथ तो थे ही, और इन्होंने भगत सिंह के साथ और जयचंद्र विद्यालंकार के साथ मिलकर क्या स्थापित कर दिया? नौजवान भारत सभा स्थापित कर दी। अपने देखो, भगत सिंह जो थे वो बहुत बहुत ज़्यादा हैंडसम थे, बन ठन के रहते थे। इसके विपरीत जो सुखदेव थापर थे वो गांव के तो थे ही। भगत सिंह की तो पारिवारिक पृष्ठभूमि भी तो बहुत ज़्यादा साउंड थी ना। सुखदेव थापर की पारिवारिक पृष्ठभूमि उतनी साउंड नहीं थी। फिर इनका बढ़िया तरीके से रहने में कोई खास इंटरेस्ट भी, साधारण से कपड़े पहनते थे, तौर तरीकों से ऐसे लगते थे जैसे बिल्कुल गांव का आदमी है क्या। ठीक है? इसलिए इनके साथी सुखदेव थापर को विलेजर कहते थे। विलेजर।
ग्रामीण क्या सवाल? कौन एक अपने साथियों के बीच लेजर के नाम से जाना गया? सुखदेव थापर। बचपन से ही सुखदेव थापर ने एक गलती कर रखी थी। उन्होंने अपने बाएं हाथ पर ओम की आकृति खुदवा रखी थी। ठीक है। अब जब क्रांतिकारी गतिविधियों में नौजवान भारत सभा के फाउंडर मेंबर बन गए हैं, भगत सिंह के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो जाएंगे, तो वो एक पहचान चिन्ह है। वो कोई भी कह देगा ना सुखदेव वो है जिसके हाथ पे, बाएं हाथ पे ओम लिखा हुआ है, खुद का नाम लिखा हुआ है। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, जब ये आगरा में ठहरे हुए थे ना, ऐसे डाल लिया। सुखदेव ने कहीं से सुन रखा था, कोई भी ताकतवर से ताकतवर आदमी हो, अगर उसकी नाक पे मुक्का मारा जाए ना तो उसे हराया जा सकता है। तो एक बार ऐसे ही जब ये सड़क पे जा रहे थे तो इनके सामने एक 6.5 फीट का मुस्टंड आदमी मिल गया। उन्होंने देखा यार प्रयोग कर लेते हैं, तो उन्होंने पूरी ताकत लगा के उसके नाक पे घुसा मार दिया। वो आदमी चक्कर खा के वहीं 5-7 मिनट बाद जब उसको होश आया और वो खड़ा हुआ तो उसने देखा सामने खड़ा है, और उसने सुखदेव थापर से जमकर बदला लिया। लोगों ने कहा भाई तू वहां से भगा क्यों नहीं? यार मैंने एक आदमी के जबरदस्ती घूसा मार दिया और फिर मैं वहां से भाग गया था, मैंने गलती की ना, फिर मुझे भी तो उसका दंड मिलना ही था। ऐसा था सुखदेव थापर। अब कुछ 3-4 चीजें पहले ही पढ़ चुके हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक कब बना? 1920। क्या हो गया तुमको? फिर है काकोरी ट्रेन एक्शन। है ना, काकोरी ट्रेन एक्शन में राजेंद्र लाहिड़ी अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल अपने साथियों के बीच ज्ञानी होने के कारण क्या कहलाते थे? पंडित। जैसे सुखदेव थापर विलेजर कहलाता है। इसका पूरा नाम है राम प्रसाद सिंह तोमर। तो बिस्मिल के नाम से कविताएं लिखता था, इसके नाम के आगे क्या लग गया? बिस्मिल। बिस्मिल के नाम से कविता लिखता था और इसलिए साथी क्या कहते थे इसे? पंडित। कवि भी था ना राम प्रसाद सिंह तोमर। काकोरी ट्रेन एक्शन में इन सबको फांसी हो गई है और सचिंद्र नाथ सान्याल को आजीवन कारावास सुना दिया। ठीक है। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो नेतृत्व का ढांचा था वो टूट गया। HRA का गठन किसने किया था? सचिंद्र नाथ सान्याल ने। वो था टॉप लीडर। ठीक है ना, बाकी ये सब जितने भी थे ये सब सेकंड रॉ में थे। ठीक है। अब उनके जो सहयोगी थे राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सब फांसी हो गई, इनको शहीद हो गए। अब भगत सिंह ने 1928 में बंगाल के क्रांतिकारियों से संपर्क किया और दोबारा से एक एकीकृत यूनिट का गठन करने का प्रस्ताव दिया। लेकिन बंगाल के क्रांतिकारी सरकार की नज़र से बचने के लिए ऐसे प्रस्ताव के विरोध में आ गए और उन्होंने इसके लिए मना
तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के खंडरों में क्रांतिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें 10 लोगों ने भाग लिया। बंगाल के क्रांतिकारी इसमें शामिल, और भगत सिंह के कहने पर इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया, ठीक है ना। कौन सा शब्द जोड़ दिया? समाजवादी शब्द जोड़ दिया। HRA अब किस में बदल गया? HSRA में बदल गया। और इसकी सेना का कमांडर इन चीफ किसको बना दिया? चंद्रशेखर आजाद को। जबकि चंद्रशेखर आजाद सम्मेलन में उपस्थित भी नहीं थे। 7 सदस्यों की एक केंद्रीय समिति का गठन किया गया। 2 सदस्य पंजाब से रखे गए, 2 सदस्य यूपी से रखे गए, है ना, और 2 सदस्य बिहार से रखे गए, और 1 सदस्य राजपूताना यानी राजस्थान से। और जो HSRA है, इसमें पंजाब की जिम्मेदारी किसको दी गई? सुखदेव को मिली। HSRA का पंजाब में प्रचार करने का दायित्व किसे सौंपा गया? सुखदेव को सौंपा गया। हमारे HSRA के पंजाब के मामले कौन देखेगा? सुखदेव देखेगा। क्लियर हो गया? ठीक है ना। अब साइमन कमीशन का विरोध हुआ कहाँ पे? लाहौर में इसका विरोध हुआ। और इसका नेतृत्व किया किसने? साइमन कमीशन के खिलाफ लाहौर विरोध में जो प्रदर्शन हुआ, लाहौर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया किसने? लाला लाजपत राय ने। और पुलिस अधिकारी स्कॉट के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए, ठीक है। और बाद में उनका निधन। मेरे शरीर पर लाठी का एक एक वार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित हो। अब लाला लाजपत राय तो पंजाब केसरी थे, उनकी शहादत का बदला तो लिया जाएगा। तो फिर लाला लाजपत राय की शहादत का बदला लेने के लिए SP स्कॉट की हत्या की योजना बना ली किसने? इतने सारे लोग स्कॉट की हत्या करने गए थे, ठीक है ना। इसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु, ये तो पुलिस ऑफिस के सामने ही खड़े थे। जैसे ही स्कॉट की मोटरसाइकिल उधर से आएगी, जय गोपाल वहां साइकिल लेके खड़ा हो गया और क्या कर रहा था? ये तो कितनी तेजी से बताया, चैन उतार रहा था और चढ़ा रहा, ठीक है ना। वो इशारा कर देगा, ठीक है ना, कि जैसे ही ये निकले बता देगा। अब ये क्रांतिकारियों की टीम में जो राजगुरु थे ना महाराष्ट्र के, ठीक है ना, ये अपनी शहादत के लिए उतावले थे, है ना। इनको फांसी का फंदा चूमने का शौक चढ़ा हुआ था, जल्दी थी इनको बहुत ज्यादा। जो कुछ भी करना है जल्दी करना है। तो तय हुआ था कि भगत सिंह जो है ना वो गोली चलाएंगे। जैसे ही वो स्कॉट की मोटरसाइकिल उधर से आ रही थी, जय गोपाल ने इशारा कर दिया। भगत सिंह ने मोटरसाइकिल देखी और राजगुरु को इशारा किया। राजगुरु ने समझा भगत सिंह कह रहे हैं रुक, तू रहने दे, मेरी तरफ आने दे, मैं ही गोली चलाऊंगा। राजगुरु को ये कैसे गवा रहा है कि भगत सिंह मार देगा? मारने काम तो मेरा, मारने काम पहले, ठीक है। अब क्या है कि जब काफी देर से खड़े थे, स्कॉट आ ही नहीं रहा था ना, तो इसने राजगुरु ने उससे कहा, चंद्रशेखर आजाद से, कि मैं अंदर जाके मामला सेटल कर दूं क्या?
नहीं, ऑफिस में ही घुस के मारे हूँ उसे। आजाद ने कहा बड़ा हवस का, समझा भी, इतना उतावला था राजगुरु। अब भगत सिंह ने तो उससे कहा कि भाई ये स्कॉट नहीं है, तू रुक जा। और उसने क्या अंदाजा लगाया, तू गोली मत चला देना, मैं ही मारूंगा इसे। तो इतने में तो भगत सिंह ने कहा कि ये तो स्कॉट है ही नहीं है, सैंडर्स है। लेकिन फिर भी गलती से जीवित नहीं बच जाए, इसलिए भगत सिंह ने अपनी बंदूक की 8 गोलियां उसके उतार, है ना, 8 गोलियां मार दी भगत सिंह ने उसको। अब जब ये कह रहा, हाँ बता बता, कितनी होती थी, तू खड़ा था वहाँ। अच्छा, कि 6 की 6 चला दी। कितनी चलाता है तू, है नहीं, दिया तो तेरे तो वहाँ मिलती है खूब, रोड़ों के पास थी क्या, तो यहाँ लेके आया कर, फिर मसलाम, है ना। क्या दिक्कत है, जो चल जाएगी कहीं तो चलेगी, हाथ में चल जाएगी। अब जब वापस ये पहुंचे थे ना हॉस्टल में, तो वहाँ पहुँच के भगत सिंह ने भगवान दास सामोर से कहा, साथी था ना इनका, भगत सिंह का उस समय वो अखबार में नाम लिखते थे ना रणजीत के नाम से, है ध्यान, बलवंत तो वहाँ गणेश शंकर विद्यार्थी के में लिखते थे, ठीक है, कि रणजीत ने फालतू में ही 8 गोलियां खराब कर दी। मेरा मतलब मेरा निशाना ही इतना जोरदार था, एक में ही मार दिया था मैंने, 8 गोलियां क्यों चलाई फालतू में। अब ये आगे, अब धरपकड़ तो शुरू होगी होगी। अब सुखदेव के पास वो ओम का चिन्ह है, नाम लिखा हुआ है, उस पर एसिड डाल लिया, फिर भी थोड़ा सा निशान वो रह गया था। अब एसिड डाल के देखना कभी शरीर पे, चल जाएगा, जलाने के लिए तो डाला था, और उस पर घाव हो गया। सबने सलाह दी डॉक्टर के पास की, नहीं नहीं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा मैं अपनी सहन शक्ति की परीक्षा लूंगा। ऐसे वो टास्क, बच्चे टास्क लेते हैं ना, कि देखें मेरे पे भाई कितने अत्याचार और मैं, मेरा मनोबल नहीं टूटे, उस पर एसिड डाल लिया। अब फिर भी थोड़ा सा वो अक्सर बच गए थे। भगवती चरण वोरा के घर तो छिपे हुए ही थे ये, तो वहाँ किचन में जाके मोमबत्ती जलाई, और मोमबत्ती से त्वचा को जला रहे थे, स्किन को जला रहे थे। भगवती चरण वोरा की पत्नी थी ना दुर्गा भाभी, दुर्गा भाभी ने देखा कि सुखदेव दिखाई नहीं दे रहा है, किचन में गई तो देखे तो क्या कर रहे हैं सुखदेव, मोमबत्ती से जला रहे हैं। ऐसे थे सुख, दृढ़ इच्छा शक्ति का मालिक, बहुत ज़्यादा सहनशील था। अब उस समय सरकार से बचने के लिए, पुलिस की नज़रों से बचने के लिए कहाँ चले गए थे ये, बंगाल। भगत सिंह और दुर्गा भाभी और उनके पीछे राजगुरु चले गए बंगाल, क्योंकि सुखदेव तो रहता ही इस तरीके से था कि उनको तो कोई पहचान ही नहीं सकता। सुखदेव और भगवती चरण वोरा कहाँ रह रहे थे, भगवती चरण वोरा के घर में, ठीक है। अब इन्होंने देखा क्रांतिकारी गतिविधियों से, भाई जनता इनको समझती थी बम फोड़ू, बमबाज, है ना, गुड्डू बमबाज। उत्तर प्रदेश में था ना वो, अरे वो माफिया था ना, मार दिया उसको, है ना। अरे वो जेल से भी उसका एनकाउंटर हो गया था ना, जेल के बाहर, उसका एक आदमी था गुड्डू बमबाज, बम फोड़ने में माहिर था वो। तो जनता भी इन क्रांतिकारियों को क्या मानती थी, बमबाज। क्यों मानती थी, अरे ये जहां मर्जी है वहां बम फोड़ देते थे अंग्रेजों के लिए। दूसरा, क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जब इनको धन जुटाने की जरूरत पड़ती थी ना, तो ये लोगों को लूट लेते थे, धनी सेठ व्यापारियों को। हालांकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद इस सब के विरोध में थे, लेकिन क्या करें। आप अगर इनकी जीवनियां पढ़ो, आत्मकथा पढ़ो, तो रो दो, कैसे कितने संकटों में ये राष्ट्र सेवा कर रहे थे। इन्होंने अपने लिए व्यक्तिगत ऋण ले लिए थे। काकोरी ट्रेन एक्शन जब हुआ था, तो इनका अंदाजा था चंद्रशेखर आजाद का कि 10,000 रुपये मिलेंगे, मिले कितने, 4200। अंग्रेज कहते हैं कि नहीं 20,000 मिले, लेकिन भारतीय जो लेखक हैं वो कहते हैं 4200 रुपये मिले थे। अब उस जमाने में 4200 रुपये भी ठीक ठाक रकम है, बहुत ज़्यादा तो क्या है, ठीक है। अब इनका मोटिव था कि क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में जनता को भी सच्चाई बतानी है और इसका प्रचार भी करना है। और उस समय सरकार ने इनको मौका दे दिया, क्योंकि एक तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल पारित हो रहा था,
और दूसरा पब्लिक सेफ्टी बिल। सरकार क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए और हड़तालों को रोकने के लिए 2 विधेयक लेकर आई। ठीक है, एक तो पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा इन दोनों को कहां लाने वाली थी? सेंट्रल असेंबली में। और सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष कौन है? विठल भाई पटेल। तो अब क्रांतिकारियों ने सोचा कि यहां हम बम फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि सेंट्रल असेंबली से ये बिल तो पारित होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ स्वराज पार्टी का बहुमत है। तो कांग्रेस दूसरे लोगों के साथ मिलकर बिल को पारित नहीं होने देगी। लेकिन गवर्नर जनरल वायसराय ने कह रखा था बिल पारित हो या ना हो, मैं इन्हें अपने वीटो की पावर से लागू कर दूंगा। वीटो पावर से इनको लागू कर दूंगा, ऑर्डिनेंस लाके लागू कर दूंगा, कानून तो बनेंगे ये। ठीक है, तो फिर HSRA, क्रांतिकारी दल यही है ना, क्रांतिकारी दल ने तय किया सेंट्रल असेंबली में खाली बेंचों पे बम फेंकना है। हमारा उद्देश्य सरकार के बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना है। ठीक है, HSRA ने तय किया कब फेंका था बम? सेंट्रल असेंबली बम कांड कब हुआ था? 1929। तो HSRA ने इसमें बम फेंकने के लिए किसको चुना था? बटुकेश्वर दत्त और विजय कुमार सिन्हा को। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के लिए किसे नियुक्त किया था? बटुकेश्वर दत्त और विजय कुमार। सुखदेव भी मीटिंग में थे, है ना, वो कुछ नहीं बोले। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई और फिर वो भगत सिंह की छाती पर चढ़ गए। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम कायर हो, डरपोक हो, मौत को गले लगाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। तुम तो आशिक बन जाओ, प्रेमी बन जाओ, शादी कर लो। भगत सिंह को गुस्सा आ गया। भगत सिंह ने कहा सुखदेव तुम अब बहुत ज़्यादा, तुम मेरी प्रतिष्ठा पे बस क्या कर रहे हो, मुझे अब दुखी मत करो, दुखी क्या मत करो, तुम शहादत चाहते ही नहीं हो। तो भगत सिंह के कहने पर HSRA की मीटिंग दोबारा से बुलाई गई और भगत सिंह ने दल को दबाव डाल के तैयार कर लिया। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की जिम्मेदारी अब बटुकेश्वर दत्त के साथ मुझे दी जाए। जब ये जेल में थे ना, लाहौर जेल में, उस समय सुखदेव थापर ने जेल से एक चिट्ठी लिखी थी बाहर के लिए, जो वंदे मातरम अखबार में छपी, की शहादत के बाद छपी। और चिट्ठी का उसकी हेडलाइन थी सरदार भगत सिंह अपने साथी सुखदेव की नज़रों में। यानी कि ये भगत सिंह के दोस्त तो थे ही थे, बहुत ज़्यादा करीबी तो थे ही थे, लेकिन ये भगत सिंह से बहुत ज़्यादा प्रेम भी करते थे। तो फिर इन्होंने भगत सिंह की मृत्यु क्यों निश्चित करवा दी? क्यों क्यों चाहा इन्होंने कि सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने भगत सिंह ही जाए, जबकि ये तो तय था जो भी बम फेंकने जाएगा वो वापस वहां से आएगा ही नहीं। नहीं, अरे तय कर रहे थे ना कि बम फेंक के भाग जाना है कि वहीं रुकना है। चंद्रशेखर आजाद चाहते थे कि बम फेंक के फरार हो जाएं, लेकिन भगत सिंह चाहते थे कि बम फेंक के वहीं रुक जाएं और सरकारी कार्यवाही का इस्तेमाल अपने दल का प्रचार करने में करें, जनता को बताएं क्रांतिकारी ऐसा क्यों कर रहे हैं।
अरे सुखदेव जानते थे कि क्रांतिकारी दल का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति भगत सिंह है। भगत सिंह ही दल के उद्देश्य के बारे में जनता को ज्यादा से ज्यादा बता सकता है। भगत सिंह ही अदालती कार्यवाही के दौरान दल का सबसे ज्यादा प्रचार करने की क्षमता, अगर कोई और जाएगा तो वो कुछ भी, वो बम तो फेंक देगा लेकिन वो दल के वास्तविक उद्देश्य और उसके प्रचार का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसलिए सुखदेव ये चाहता था। भगत सिंह को भी ये बात पता थी लेकिन दल उनको भेज ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भगत सिंह ने क्रांतिकारी केंद्रीय समिति को विवश कर दिया कि वो बम फेंकने की जिम्मेदारी मुझे ही दें। चले गए, बम फेंक दिया और खाली बेंचों पे फेंका, ठीक है ना। और उस पर पर्चे फेंके, उनमें लिखा हुआ था हमारा उद्देश्य बहरी सरकार के कानों तक अपनी साम्राज्य मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ऐसे नारे लगाए इन्होंने। तभी भाग गए। विठल भाई पटेल और मोतीलाल नेहरू खड़े रहे वहां। जिन्ना भी उस दिन वहां मीटिंग में मौजूद था, ठीक है। अब अदालती कार्रवाई शुरू हो गई। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को सेंट्रल असेंबली बम कांड के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कौन सी सजा सुनाई? इस आरोप में सेंट्रल असेंबली बम कांड में। मुकदमे के दौरान ही पता चला कि भगत सिंह, क्योंकि ये जयगोपाल सरकारी गवाह बन गया था। जयगोपाल सरकारी गवाह बन गया था, ठीक है ना। दल ने, क्रांतिकारी दल ने आगरा और लाहौर और सहारनपुर, क्रांतिकारियों ने आगरा, लाहौर और सहारनपुर में बम निर्माण की फैक्ट्रियां बना रखी थी। तो जब छापे पड़े तो जयगोपाल पकड़ा गया और जयगोपाल पुलिस की अत्याचारों को सहन नहीं कर सका और उसने सारा सच उगल दिया। और पता चल गया भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, जयगोपाल, ये सब सैंडर्स की हत्या में। और फिर एक नया मुकदमा चलाया गया, दूसरा लाहौर, और इस लाहौर षड्यंत्र केस के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी, ठीक है ना। और जब को अदालत में लाया गया, जज को चिढ़ाने के लिए इन्कलाब जिंदाबाद के नारे लगाते थे। को फांसी की सजा हुई। और इनका साथी जो था महावीर सिंह, उसे आजीवन कारावास की सजा सुना के अंडमान निकोबार भेज दिया, सेलुलर जेल में। तो महावीर सिंह ने सेलुलर जेल में भूख हड़ताल की और अनशन के दौरान ही वो शहीद हो गए। ये बात थी ना। भगवती चरण वोरा, लाहौर में रावी नदी के तट पर जब वो बम फोड़ने का ट्रायल कर रहे थे तो वो बम उनके ऊपर ही फट गया। भगवती चरण वोरा वैसे चले गए। शिव वर्मा को भी आजीवन कारावास की सजा हुई। भगवान दास सामूर को भी आजीवन कारावास की सजा हुई, ठीक है। अब लाहौर जेल में और इनका एक साथी जतिंद्र नाथ, ये हुआ क्या था, भगत सिंह ने जेल में राजनीतिक कैदियों के समान बर्ताव की मांग को लेकर हड़ताल की। भगत सिंह ने अपने साथियों को समझाया कि हम कोई क्रांतिकारी, हम कोई साधारण अपराधी नहीं है, हम तो राजनीतिक अपराधी हैं। हमारा संघर्ष ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ है। हम भारतीय जनता के प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपराधी नहीं हैं, हम राजनीतिक कैदी हैं। एक तो हत्यारा हो, हमने जो कुछ भी किया है वो देश के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए किया है, इसलिए हम राजनीतिक कैदी हैं। तो राजनीतिक कैदियों के समान ही, राजनीतिक कैदियों की तरह ही हमारे साथ व्यवहार किया जाए। हमें लिखने पढ़ने की आज़ादी हो, हमको ठीक खाना दिया जाए और हमें प्रताड़ित ना किया जाए। इन मांगों को लेकर भगत सिंह ने हड़ताल शुरू कर दी। इस भूख हड़ताल में 63 दिन के बाद जतिन दास का
हो गया। सुखदेव ने कहा ऐसी भूख हड़ताल का मतलब ही क्या है, कि क्यों, कि हम तो खाना खाते नहीं है, पानी पी रहे हैं, और ये सरकार पुलिस हमको जबरन, अरे जबरन खिला रही है ना, फिर भूख हड़ताल तो टूट ही जाती है। फिर सुखदेव थापर ने भूख हड़ताल करने से 13 दिन बाद ही, जबरन खिला रही है हमको, फिर भूख हड़ताल का मतलब ही क्या रहा। जब दोबारा भूख हड़ताल शुरू हुई तो सुखदेव थापर एक दिन बेहोश हो गया अचानक से, तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ जाके पता चला सुखदेव थापर ने पिछले 20 दिन से अन्न का तो दाना छोड़ो, पानी का एक घूंट भी नहीं पिया है। तब जाके भगत सिंह को पता चला कि सुखदेव थापर, अब फिर उनको 20वें दिन हॉस्पिटल में ज़बरदस्ती खिला दिया, तो अगले दिन आके फिर उन्होंने हड़ताल तोड़ दी। साथियों ने पूछा कि अब सुखदेव हड़ताल क्यों तोड़ दी तूने, कि हड़ताल का मतलब ही क्या है, 15 दिन हड़ताल करो, 10 दिन हड़ताल करो, 20 दिन हड़ताल करो, और फिर ये जबरन खाना खिला देते हैं। वैसे दृढ़ निश्चय का आदमी था और व्यवहारिक था सुखदेव थापर। क्रांतिकारी दल में भगत सिंह के बाद सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने वाला आदमी सुखदेव थापर ही था, लेकिन रहता बहुत साधारण तौर तरीके से था, इसलिए लोग उन्हें क्या बोलते थे, विलेजर। और फाइनली कोर्ट ने अक्टूबर 1930 को, ये तारीख याद रखनी है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा कब सुनाई, अपन याद रखते हैं फांसी कब दी। देखो क्रांतिकारी दल कैसे समाप्त हुआ। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी, जतेंद्र नाथ भूख हड़ताल में शहीद हो गए, महावीर सिंह अंडमान निकोबार सेलुलर जेल में भूख हड़ताल में शहीद हो गए, भगवती चरण रावी नदी के तट पे बम फटने से शहीद हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद ने अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में खुद को गोली, वो 4 पहले ही उनको फांसी हो गई थी काकोरी ट्रेन ऑक्शन में। संपूर्ण क्रांतिकारी दल, कुछ लोग बचे, शिव वर्मा, भगवान दास सामोर, सचिंद्र नाथ सान्याल, जो वहाँ काले पानी की सजा में थे सेलुलर जेल में, ये लौटेंगे वहाँ से, ये वहाँ से आएंगे, तभी तो शिव वर्मा ने और क्रांतिकारी इतिहास लिखा है ना। भगवान दास सामोर ने यश के धरोहर, यश की धरोहर, यश की धरोहर नाम से क्रांतिकारियों के बारे में लिखा है। मनमथ नाथ गुप्त, मनमथ नाथ गुप्त, मनमथ नाथ गुप्त ने क्रांतिकारी दल का इतिहास लिखा है, ठीक है ना। आंखों देखी घटना है ना, तो ये किताबें हमको पढ़नी चाहिए, लेकिन कहाँ। राम प्रसाद बिस्मिल ने जेल में रहते हुए अपनी आत्मकथा लिखी हिंदी में, और उसमें लिखा, मुझे डर है कि आज़ादी के बाद क्रांतिकारियों का इतिहास नहीं बताया जाएगा। यही हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में लिख दी ये बात, मैं ये इसलिए लिख रहा हूं कि आने वाली पीढ़ियां क्रांतिकारी गतिविधियों से परिचित हों, क्योंकि मुझे आशंका है कि स्वाधीन भारत में क्रांतिकारियों का इतिहास नहीं बताया जाएगा। भगत सिंह ने भी जेल में आत्मकथा लिखी थी, बताया पीछे। ये हमको पढ़नी चाहिए ताकि हमको पता चले कितने अभाव में, कितने दुख और संकटों में रहते हुए क्रांतिकारियों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ठीक है ना। आज़ादी की लड़ाई किसी एक दल ने, किसी एक व्यक्ति ने नहीं लड़ी, पूरे भारत की जनता ने लड़ी। इसमें अलग अलग धारा में अलग अलग गुट काम कर रहे थे, अलग अलग भागों में अलग अलग धाराएं काम, बहुत सारी गुट थे, बहुत सारे दल थे। इसमें कोई डाउट नहीं कि क्रांतिकारी, इसमें कोई डाउट नहीं कि राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ा दल कांग्रेस थी और सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी जी थे। लेकिन आज़ादी केवल किसी एक दल और किसी एक व्यक्ति की देन, बल्कि उन अनगणित लाखों करोड़ों लोगों का योगदान है जो इस देश की आज़ादी के लिए लड़े और मर मिटे। हम कितने से लोगों को जानते हैं जिनका इतिहास लिख दिया गया है, ठीक है ना, लेकिन जो लाखों लोग लिखने से छूट गए और इस माटी की मुक्ति के लिए शहीद हो गए, सबको हम नमन करते हैं। लाहौर जेल में 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एक साथ फांसी
अपन नेक्स्ट पढ़े। बेसिकली ये सब जॉइंट में ही थे, पर अपन ने इनको सबको अलग अलग करके। अब चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी बड़ा है, क्योंकि वहाँ सचिंद्र नाथ सान्याल भी पढ़ेंगे अपन, HRA स्थापित करवाएंगे, काकोरी ट्रेन एक्शन करवाएंगे, फिर HSRA करवाएंगे। अब सारे जो अपन केवल वर्ड्स काम में ले रहे थे, अब उनकी डिटेल आएगी, जैसे भगत सिंह की पूरी डिटेल थी। ठीक है, फिर हरिशंकर ब्रह्मचारी बन गए थे वो। राजगुरु तो अपने सिलेबस में है नहीं, कैसे बाढ़ बक को रखा है। राजगुरु सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में क्या है, सुखदेव थापर। तो अपने क्रांतिकारियों में तो एक ही बच रहा है, चंद्रशेखर और वीर सावरकर। तो अपने आप में एक इतिहास है, स्वतंत्र भारत की विवादित विरासत। ठीक है, तो अपन